ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तरुण की बात सुनते ही सुगंधा ने तरुण का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर कमरे के कोने में ले गई। सुगंधा ने दबी हुई आवाज में तरुण को समझाने की कोशिश की कि वह यहाँ किसी भी तरह का तमाशा खड़ा करने की कोशिश न करे। अगर उसने अनिका के साथ बदतमीजी की तो हो सकता है कि रोहित अनिका से की हुई बदतमीजी का बदला सिंघानिया परिवार के साथ ले। सुगंधा ने तरुण से कहा, होश में आ जाओ, तुम जानती हो ना किससे बात कर रहे हो? अगर रोहित को पता चल गया तो? इससे पहले कि सुगंधा कुछ और कहती, तरुण ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था, यह आयुर्वेदिक दवाइयों से बीमारियों को ठीक करने की दवा, यह सब कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। तरुण को शांत करती हुई सुगंधा ने कहा, बेटा यह तुम क्या बात कर रहे हो? अनिका डॉक्टर वांगा बटू के साथ ट्रेन हुई है, उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। फिर से सुगंधा की बात टालते हुए तरुण ने अनिका और हर्षिता की ओर इशारा करते हुए कहा, शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि यह दोनों लड़कियां मिली हुई हैं। इसके बाद तरुण हर्षिता के पास जाकर कहने लगा, और तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो ना? अभी के अभी निकल जाओ। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। जो औरत मेरे खानदान को बच्चा नहीं दे सकती, उसे मेरे घर में भी रहने का कोई हक नहीं। हर्षिता ने सिसकियां भरते हुए जवाब दिया, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम जेनी के साथ रहते हो, उसी के साथ खुश हो, इसलिए मेरे साथ संबंध नहीं बना सकते और इसलिए मैं माँ नहीं बन सकती। आज तक बजाय इसके कि तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तरुण ने गुस्से से आंख लाल करते हुए हर्षिता से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह सब तुम दोनों की चाल है। पीछे से सुगंधा ने आकर तरुण का हाथ जोर से पकड़ लिया। सुगंधा ने तरुण से कहा, तुम जबान संभाल कर बात करो। तुम अपनी बीवी को चाहे कुछ भी कहो, यह तुम दोनों का आपसी मामला है, मगर इसमें अनिका जी को बीच में घसीटने का क्या मतलब है? वह क्यों भला तुमसे झूठ बोलेंगी? तरुण ने सुगंधा का हाथ झटकते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत है कि वह झूठ बोल रही है। सब लोग तरुण की इस बात पर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अपनी व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ भी ध्यान से तरुण की बात सुनने लगी थी। आखिर तरुण के पास ऐसा कौन सा सबूत था जिससे वह साबित हो सके कि अनिका ने जानबूझकर तरुण को बदनाम करने की कोशिश की थी। तरुण ने अपना कोट सीधा करते हुए अनिका की ओर देखा और बड़ी ही प्राउडली यह बात सबको बताई कि जेनी प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। तरुण की बात सुनते ही अनिका हैरानी से तरुण की ओर देखने लगी। दादी माँ भी तरुण की बात सुनकर काफी हैरान हो गईं। जोर जोर से सिसकियां लेकर रो रही हर्षिता अचानक चुप हो गई। तरुण की बात सुनकर हर्षिता का मुंह खुला का खुला रह गया। तरुण बड़े आराम से सोफा पर अपने पांव पर पांव रखकर बैठ गया और हर्षिता की ओर देखकर कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझ में कोई खामी नहीं। अब तुम लोग ही बताओ, अगर मेरी मर्दानगी में कोई कमी होती तो यह कैसे हो सकता था कि जेनी प्रेग्नेंट हो गई और यह औरत अब तक मां नहीं बन पाई? जो बात कहने में किसी भी पति को शर्मिंदगी महसूस हो, वह बात तरुण ने इस तरह जाहिर की थी जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ना तो उसके चेहरे पर शर्म नजर आ रही थी और न ही इस बात को लेकर उसे कोई पछतावा था। हैरान हर्षिता को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह कैसे हो सकता था। जहां एक तरफ उसे इस बात का दुख था कि उसका पति उसकी पीठ पीछे किसी और औरत के साथ संबंध बनाकर रहता था, वहीं उसे कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी हैरानी हो रही थी कि यह कैसे हो सकता था कि इतने सालों के संबंध के बावजूद वह मां नहीं बन पाई थी और कुछ ही महीनों के संबंध में जेनी तरुण के बच्चे की मां बनने वाली थी। हर्षिता ने अनिका की ओर देखकर धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने अभी अभी जो कहा वह आप यकीन के साथ कह सकती हैं? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। हर्षिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, फिर यह कैसे हो सकता है कि वह जेनी इसके बच्चे की मां बन सकती है और मैं नहीं? क्या यह मुमकिन है? अनिका इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि साइंस के ऊपर भी कोई चीज होती थी जिसे इस तरह से चमत्कार भी कहा जा सकता था। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि तरुण के शरीर में स्पर्म काउंट काफी लो था।
ऐसी हालत में उसका बाप बनना काफी मुश्किल था, मगर किसी भी तरह के चमत्कार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अनिका ने जवाब देते हुए हर्षिता से कहा, देखो, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, मगर जहाँ तक मेरा मानना है, बिना दवाई के और बिना ट्रीटमेंट के तरुण का बाप बनना काफी मुश्किल है। जब अनिका ने यह बात कही तो तरुण अपनी जगह से उठकर अनिका के पास आया और कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था, यह सब पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम इंसान के शरीर के बारे में सच्चाई नहीं पता लगा सकती। पुराने जमाने में वैद्य और हकीम लोग यह सारे नुस्खे आजमा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। आज वही नुस्खे तुम आजमा कर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो, जबकि हम तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं। दुख यह तो अच्छा हुआ कि आज सुबह सुबह मैं जीनी के साथ था। जीनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब हम डॉक्टर के पास गए तब हमें इस बात का पता चला कि जीनी प्रेग्नेंट है। उसके बाद माँ ने मुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया। यहाँ तुम दोनों ने मिलकर ये तमाशा खड़ा किया मुझे नीचा दिखाने के लिए। वह लगभग कामयाब हो गया था, मगर अब तो मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि जीनी प्रेग्नेंट है। अनिका तरुण की बात सुनकर काफ़ी हैरान थी। तरुण ने जब अनिका की हैरानी देखी तो हर्षिता की ओर देखकर कहने लगा, अच्छा, मैं तुम लोगों से एक और बात कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई भी शक हो तो वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा नहीं है कि जेनी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। कुछ महीनों पहले भी जेनी प्रेग्नेंट हुई थी, मगर तब मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने जेनी का एबॉर्शन करा दिया। अब तुम लोग ही बताओ, अगर मेरे शरीर में किसी तरह की खामी होती तो क्या जेनी बार बार प्रेग्नेंट हो सकती थी? और यह लड़की जो पिछले 3 साल से मेरे साथ एक ही कमरे में रात गुजारती है, वह आज तक हमारे खानदान को एक औलाद भी नहीं दे पाई। ऐसी लड़की को हमारे खानदान में रहने का कोई हक नहीं। तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो ना? आज मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी माँ के घर भेज कर रहूँगा, मगर अब मैं इस बार इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगा। यह अनाउंसमेंट करते हुए तरुण ने अपनी माँ सुगंधा की ओर देखा और कहा, फाइनली तुम दादी बनने जा रही हो माँ। तुम्हारी गोद में बहुत जल्द खानदान का वारिस होगा। सुगंधा ने जब अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो अचानक ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सुगंधा को ऐसा लग रहा था कि उसकी खोई हुई बाजी फिर से उसके हाथ में आ गई थी। अभी कुछ देर पहले कमरे में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि उसके बेटे की नामर्दगी का इलाज हो सकता था, मगर अब उसके बेटे ने अपने बाप बनने की अनाउंसमेंट करके अपनी मां के चेहरे पर वह खुशी लाई थी जिसका उसे पिछले 3 साल से इंतजार था। सुगंधा ने अपने बेटे तरुण के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो पहले से जानती थी कि मेरे बेटे में कोई खामी नहीं हो सकती। यह कहने के बाद सुगंधा ने तरुण की बलाई ली। इसके बाद सुगंधा अपने सामने खड़ी हर्षिता के पास गई और कहने लगी, मैंने कहा था ना, तुमसे खराबी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में है। वह जानती थी कि वह अनिका की बात को किसी भी हालत में झुठला नहीं सकती थी। अनिका के साथ सुगंधा को अच्छे संबंध बनाकर रखना बहुत जरूरी था, इसलिए अपनी बात बदलते हुए अनिका की ओर देखकर सुगंधा ने कहा, दरअसल बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल यहाँ सही औजार नहीं है और हो सकता है कभी कभी इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाए, मगर मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो रोहित ने आपको पसंद किया है। वरना हमारे रोहित के साथ रिश्ता बनाने के लिए तो हजारों लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर अनिका और रोहित की तारीफ करने के बाद सुगंधा ने फिर से अपनी बहू हर्षिता की ओर देखा और कहा, देखो, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो, मेरे बेटे को डिवोर्स देना चाहती हो, तो चलो ठीक है, आज तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। तुम्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर भेज देती हूँ। सालों से मेरे कान जिस खुशखबरी को सुनने के लिए तरस रहे थे, आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे वह खुशखबरी सुना दी। आखिरकार मेरी गोद में हमारे खानदान का वारिस होगा, हमारे खानदान का खून जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। वरना तुमने तो हमारे पूरे वंश को खत्म करने की ठान ली थी। चलो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज का दिन सचमुच बहुत शुभ है। काफी दिनों बाद बुआ जी के दर्शन हुए और दर्शन होते ही हमें आशीर्वाद भी मिल गया, मगर अब तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद सुगंधा ने अपने घर से आए नौकर को कमरे में बुलाया और कहा, एक काम करो, अभी इसी वक्त हर्षिता को अपनी माँ के घर छोड़ाओ, और हाँ, जब उसके परिवार वाले पूछे कि हम इसे वापस क्यों भेज रहे हैं तो उसे कहना कि हम हमारे खानदान में किसी बांझ को जगह नहीं दे सकते। तुम्हारी बेटी को तुम अपने पास ही रखो
जिसके गले बांधना चाहो बांध दो, मगर बहुत जल्द हमारा बेटा इसे डिवोर्स देकर हमेशा हमेशा के लिए इस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लेगा। सुगंधा का नौकर पिछले कई सालों से उनके घर पर काम कर रहा था, इसलिए आज से हर्षिता भी उस नौकर की मालकिन थी। अपनी छोटी मालकिन के बारे में ऐसी बातें सुनकर नौकर के चेहरे पर काफी शर्मिंदगी दिखाई पड़ रही थी, मगर वह जानता था कि उसकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह बड़े लोगों के सामने कुछ बोल सके। इसलिए नौकर चुपचाप हर्षिता के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्षिता सिसक कर रोने लगी। अनिका ने जब हर्षिता के कंधे पर हाथ रखा तो अनिका की ओर देखकर आंसू बहाते हुए हर्षिता ने कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से कहीं न कहीं आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। यह कहने के बाद हर्षिता नौकर के साथ कमरे से बाहर चली गई। हर्षिता के जाने के बाद अनिका चुपचाप एक कोने में खड़ी अपने फोन में किसी को मैसेज टाइप करने लगी। जब सुगंधा की नज़र कोने में खड़ी अनिका पर पड़ी तो उसके पास जाकर सुगंधा ने कहा, देखो बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, मगर बिल्कुल डरना मत। मैं यह बात बाहर किसी से नहीं कहूँगी कि तुमने जांच करने में इतनी बड़ी गलती कर दी थी। शुक्र है यह बात बाहर नहीं फैली, वरना मरवा हाउस की होने वाली बहू की काफ़ी बेइज्जती होती, और अगर तुम्हारी बेइज्जती होती तो कहीं न कहीं रोहित को काफ़ी बुरा लगता। मगर तुम मुझे भी मारवा खानदान का हिस्सा ही समझो। बुआ तो हमारे लिए बिल्कुल पूजनीय हैं। हम मारवा खानदान के साथ उनके हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, और बहुत जल्द रोहित के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारी इस गलती पर पर्दा डालना तो मेरा धर्म है। चलो, अब आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो सबका मुंह मीठा करना चाहिए। यह कहते हुए सुगंधा ने दादी माँ की ओर देखकर कहा, बुआ जी, अगर इजाज़त हो तो मैं नौकर से कहकर मिठाइयाँ मंगवा सकती हूँ। अनिका का ध्यान पूरी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पर था। अनिका ने राजलक्ष्मी की मदद से उस हॉस्पिटल से जेनी के रिपोर्ट्स मंगवाए थे जहां जेनी का चेकअप किया गया था। जेनी के रिपोर्ट्स पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब से तरुण ने अपने बाप बनने की खबर सबको सुनाई थी, तब से अनिका के मन में काफ़ी कंफ्यूजन खड़ा हो गया था। अनिका जानती थी उसने जो चेकअप किया था उसमें उसकी कोई गलती नहीं हो सकती थी। फिर यह कैसे हुआ था, उसकी बात झूठी निकली। इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहकर उस हॉस्पिटल से जेनी के रिपोर्ट्स मंगवा लिए जहां उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जेनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पता नहीं क्यों, मगर अनिका को इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही थी। अनिका ने अपने फ़ोन से नजरें उठाकर तरुण की ओर देखा और पूछा, वैसे जेनी का यह कौन सा महीना चल रहा है? तरुण ने बिना सोचे जवाब देते हुए कहा, 1 महीना और कुछ दिन हो गए होंगे। तरुण का जवाब सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका शक सही निकला था। जेनी की प्रेगनेंसी 3 महीने की थी, मगर उसने तरुण से झूठ कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी 1 महीने की थी। तरुण ने अपनी माँ सुगंधा की ओर मुड़कर कहा, माँ, तुम बहुत जल्दी दादी बनने जा रही हो, मगर जेनी को लेकर तुम्हें अपने ख्यालात बदलने होंगे। सुगंधा को तरुण का रिश्ता जेनी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि ऊंचे खानदान में जेनी काफ़ी बदनाम थी। जेनी खुद उनके खानदान की लड़की नहीं थी। हालांकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से वो काफ़ी गरीब भी नहीं थी, मगर जेनी उन लड़कियों में से थी जो किसी भी तरह ऊंचे खानदान की लड़कियों वाली लाइफ स्टाइल जीना चाहती थी। सुगंधा ने हमेशा ही जेनी के साथ रिश्ते को लेकर तरुण को टोका था। ऐसा नहीं था कि शादी के बाहर तरुण के अफेयर से सुगंधा कोई एतराज था। सुगंधा को बस जेनी से प्रॉब्लम थी। जेनी काफ़ी नकचड़ी लड़की थी, ना तो उसका बर्ताव ठीक था और ना ही उसके चाल चलन के बारे में सुगंधा को अच्छे रिपोर्ट मिले थे। सुगंधा ने अपने बेटे तरुण के लिए हर्षिता जैसी लड़की सिर्फ इसलिए पसंद की थी क्योंकि वह जानती थी कि हर्षिता ऊंची खानदान की लड़की होने के बावजूद काफ़ी संस्कारी और सीधी लड़की थी। ना तो वह किसी बुजुर्ग से ऊंची आवाज़ में बात करती थी और ना ही उसके चाल चलन में किसी भी तरह का ऐब था। बड़ी सीधी और सरल स्वभाव की लड़की थी हर्षिता, और सुगंधा और तरुण दोनों ही यह बात अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी लड़की को अगर बहू बनाकर घर लाया जाए तो ना तो वो कभी किसी के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करेगी और ना ही अपने अधिकारों को लेकर कभी कोई विवाद खड़ा करेगी। सुगंधा ने नौकरों से कहकर सबके लिए मिठाई मंगवा ली थी। मिठाई के आते ही सबसे पहले सुगंधा ने दादी माँ का मुंह मीठा करवाते हुए कहा,
आपका आशीर्वाद मिलते ही मैं दादी बनने की खुशी महसूस कर पाई। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत लकी हैं, इसलिए तो हम आपका इतना कदर करते हैं। बच्चे का नाम भी आप ही को रखना होगा। यह कहते हुए सुगंधा ने तरुण को इशारा करते हुए कहा कि वह दादी माँ के पांव छुए। तरुण मुस्कुराता हुआ दादी माँ के पास आया और उनके पांव छूकर कहने लगा, वैसे मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, मगर आपके लिए मेरे दिल में जो प्यार और इज्जत है उसकी वजह से खुद ब खुद मेरे हाथ आपके पांव की ओर चले जाते हैं। तरुण और सुगंधा के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। जब सुगंधा मिठाई का डिब्बा लेकर अनिका के पास गई, तब अनिका ने एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा। अनिका सुगंधा के सामने मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। जैसे ही अनिका दरवाजे के पास पहुंची, तरुण ने अनिका को पीछे से आवाज लगाते हुए रोका। तरुण अनिका के पास जाकर धीमी आवाज में कहने लगा, अब तो आप बहुत जल्दी आप मेरी भाभी बनने वाली हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हैं, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत करना। यह बात बस इन 4 दीवारी में कैद रह जाएगी कि आपको दरअसल आयुर्वेद और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। मगर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप मारवा खानदान के साथ जुड़ने जा रही हैं। काबिलियत हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर खुलवा दिया जाएगा। अरे आपको यह विद्या नहीं आती तो क्या हुआ, आपके नीचे से हजारों लोग अपॉइंट कर दिए जाएंगे जिन्हें यह सब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आता हो। वैसे मैं नहीं मानता कि आयुर्वेद से किसी भी इंसान का इलाज किया जा सकता है, मगर यह पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया है और इसलिए मुझे फक्र है आप पर। रोहित ने वाकई अच्छी पसंद की है। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की मैं दाद देता हूँ। तरुण की सारी बातें सुनने के बाद अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। अनिका ने तरुण से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3 महीने पहले आप कहाँ थे? मेरा मतलब है, क्या तब आपका जेनी के साथ रिश्ता था? अनिका का सवाल तरुण को अजीब लग रहा था, मगर तरुण ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया ना आपको, मेरे और जेनी के रिश्ते को काफ़ी अरस बीत गया है, 1-1.5 साल के ऊपर। हाँ, मगर 3 महीने पहले मैं देश से बाहर गया था किसी काम के सिलसिले में, लगभग 1 महीना वहाँ रहा था। हाँ, उस दरमियान जेनी मेरे साथ नहीं थी, मगर फ़ोन पर हम रोज़ एक दूसरे से बात करते थे। वो क्या है ना, जेनी ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह पाती, उसे मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तरुण बार बार अनिका के सामने यह सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे अपनी मर्दानगी पर काफ़ी नाज था। अनिका तरुण को अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि अभी और कई खुलासे करने जरूरी थे। इसलिए अनिका ने तरुण को कंग्रेचुलेशन कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अनिका की जाते ही सुगंधा ने दादी माँ से कहा, बुआ जी बुरा मत मानिएगा, एक बात कहती हूँ, यह अनिका मुझे कोई खास डॉक्टर नहीं लगती। हाँ, हो सकता है छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकती हो, मगर मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ आता जाता है। दादी माँ सुगंधा की ये बात सुनते ही तीखी नजरों से सुगंधा को देखने लगी। सुगंधा ने जवाब देते हुए कहा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी। आखिर वह इस घर की होने वाली बहू है। वैसे रूप रंग से तो काफी सुंदर है, घर में आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। दादी माँ ने तरुण की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें उस लड़की जेनी पर पूरा भरोसा है? तरुण ने जवाब देते हुए कहा, बड़ी बुआ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, मगर यकीन मानिए जेनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। वह मेरा ही बच्चा है और फिर 4 महीने बाद हम डीएनए टेस्ट भी करवा लेंगे, ताकि हम सबको इस बात का यकीन हो जाए कि आने वाली औलाद सिंघानिया परिवार का ही खून है। दादी माँ को यह कहने के बाद माँ और बेटी दोनों हंसी खुशी कमरे से बाहर चले गए। सबके जाने के बाद दादी माँ ने लीला की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह अनिका लोगों का इलाज करना नहीं जानती? लीला ने दबी हुई आवाज में कहा, यह मत भूलिए कि दिमाग को शांत करने वाली टेबलेट उसी ने दी थी, और फिर उसे इलाज करना आता हो या ना आता हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रोहित बाबा अनिका से कितना प्यार करते हैं, और अगर वह इतनी बड़ी डॉक्टर होने का सिर्फ नाटक करी है तो हमारे लिए अच्छा है। गंवार लड़कियों को काबू में करना ज़्यादा आसान होता है।
दादी माँ ने लीला की बात सुनकर उनसे कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मगर कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि अनिका झूठ बोल रही है। मारवा हाउस से निकलकर अनिका सीधे गुलेरिया हाउस पहुंची। जैसे ही अनिका अपने बेडरूम में पहुंची, अनिका ने देखा हमेशा की तरह रिया बालकनी में अपनी फेवरेट विंड बैग पर बैठी गेमिंग टेबलेट पर गेम खेलती हुई किसी को चैलेंज कर रही थी। वह माइक्रोफोन के जरिए किसी को जोर जोर से कह रही थी, अब आ जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। मैं देख रही हूँ तुम्हें, पिछले कई दिनों से छुप छुप कर अटैक करते हो। अगर अटैक करना है तो इस तरह सीधे दुश्मन के घर में जाकर करना चाहिए। यह कहने के बाद रिया फिर से अपना टेबलेट अपनी आंखों के बिल्कुल पास पकड़कर स्क्रीन पर बने बटन दबाने लगी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, मैंने कितनी बार कहा है पूरा पूरा दिन गेम मत खेला करो, और अगर खेलना है तो टेबलेट को अपनी आंखों से जरा दूर रखा करो। तभी अनिका ने देखा कि नन्हा सा आर्यन अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर रोज की तरह अपना होमवर्क कर रहा था। अनिका जब आर्यन के पास गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी तो उसने देखा कि आर्यन ओल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में एक किताब में कुछ पढ़ रहा था। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका एक 6 साल का बच्चा आखिर ऐसी किताबें किस तरह पढ़ सकता था। जहाँ एक तरफ उसे नन्हे से अलेक्जेंडर को देखकर अजीब फील हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नन्हे से आर्यन को देखकर भी उसे हैरानी होती थी। अलेक्जेंडर को ड्रग दिया गया था, यह बात तो पक्की थी, मगर आर्यन बिना किसी ड्रग के दिमागी तौर पर इतना विकसित था, यह देखकर अनिका के मन में अपने बेटे के लिए डर बढ़ता जा रहा था। एक माँ के दिल में अपने बेटे को लेकर या तो तब डर पैदा होता था जब वो दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, और दूसरा डर तब पैदा होता था जब वह दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। अनिका के चेहरे पर आर्यन को थकान साफ नजर आ रही थी। अनिका जैसे ही अपने बिस्तर पर उसके पास बैठी, आर्यन जल्दी से जाकर अनिका के लिए पानी का गिलास लेकर आया। अपने नन्हे से हाथों से पानी का गिलास अनिका को ऑफर करते हुए आर्यन ने अनिका से पूछा, क्या आप बहुत थक गई हैं? आर्यन का ऐसा बर्ताव देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे से क्या कहे। एक नन्हा सा बेटा जो अपना पूरा बचपन अपनी माँ के प्यार को तरसता था, वह आज अपनी माँ का इतना ख्याल रखता था। यह देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन को बच्चा समझे या कोई ऐसा इंसान जिसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास था। जैसे ही अनिका ने पानी का गिलास अपने हाथ में लेकर उसमें से थोड़ा पानी पिया, आर्यन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं आपके लिए गीजर ऑन कर देता हूँ, आप जल्दी से फ्रेश होकर सो जाइए। मुझे लगता है अब आपको नींद की सख्त ज़रूरत है। इतने दिनों में आर्यन अच्छी तरह से जान गया था कि उसकी माँ को आम लोगों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत थी, और अगर वह ठीक से ना सोए तो उसका सीधा असर उसकी तबीयत पर पड़ सकता था। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने आर्यन से पूछा, बेटा क्या तुम हर्षिता सिंघानिया को जानते हो? हर्षिता के नाम सुनते ही आर्यन की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन ने अनिका से कहा, हाँ वह आंटी बहुत अच्छी हैं। दरअसल बचपन से तरुण अंकल हमारे घर आया जाया करते थे, और जब भी मेरे साथ खेलते थे पहले तो बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, फिर अकेले में मुझे बुद्धू और इडियट कहकर बुलाते थे और मुझ पर काफ़ी हंसते थे। जब उनकी शादी हर्षिता आंटी से हुई तो वह भी उनके साथ घर आने लगी, मगर जब भी तरुण अंकल मुझे परेशान करने की कोशिश करते थे तब हर्षिता आंटी मुझे उनसे बचाती थी, उन्हें ऐसा करने से रोकती थी। तरुण अंकल मेरे सामने हर्षिता आंटी को बहुत डांटते थे और गुस्सा होकर चले जाते थे, मगर हर्षिता आंटी मेरे साथ काफ़ी प्यार से पेश आती थी। उन्हें मैं बहुत पसंद था, मगर अब कई दिनों से उनका घर पर आना जाना बंद हो चुका है। क्या आप उनसे मिली हैं? अनिका ने जब आर्यन की यह बातें सुनी तब उसे रोहित की कही वह बात याद आई कि हर्षिता और आर्यन के बीच में काफ़ी लगाव था। अनिका किसी भी हालत में उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती थी जिसने आर्यन के दिल में इतनी जगह बनाई थी। अभी अनिका को अचानक एक बात याद आई। अनिका कुछ देर तक अपने मन ही मन में कुछ सोचती रही। उसके बाद अनिका ने पानी का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए आर्यन से कहा, बेटा इस वक्त मॉम को कहीं जाना होगा, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगी। ऐसा नहीं था कि अनिका को
तरुण सिंघानिया का वंश आगे बढ़े या ना बढ़े, इस बात को लेकर कोई फिक्र थी। मगर जिस औरत ने आर्यन को बचपन में ममता दिखाई थी, उस औरत के साथ अनिका नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती थी। अनिका गुलेरिया हाउस से निकलकर सीधे हर्षिता के घर जा पहुंची। अनिका के लिए हर्षिता के मायके यानी कि साहनी परिवार का एड्रेस पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक दो फोन कॉल लगाकर अनिका ने साहनी परिवार का एड्रेस पता लगा लिया था। हर्षिता का मायका गुलेरिया हाउस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। वो लोग दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके में एक 40 मंजिला इमारत के 32nd फ्लोर पर रहते थे। जैसे ही अनिका उस बिल्डिंग के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका की कार को रोकते हुए अनिका से पूछा, मैडम आप कहाँ जाना चाहती हैं? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, 32nd फ्लैट नंबर में जाना चाहती हूँ। अनिका ने इंटरकॉम के जरिए हर्षिता के फ्लैट में किसी के साथ बात की थी। कुछ देर बात करने के बाद उस गार्ड ने फोन का रिसीवर नीचे रखते हुए अनिका से कहा, सॉरी मैडम, इस वक्त वो लोग किसी गेस्ट को घर पर बुलाना नहीं चाहते। यह कहते हुए वह सिक्योरिटी गार्ड अपने रजिस्टर में कुछ लिखने लगा। अनिका ने उससे कहा, मगर आप एक बार उनसे बात तो कीजिए, मैं हर्षिता की दोस्त हूँ। गार्ड ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अनिका से कहा, सॉरी मैडम, मैं तो सिर्फ यहाँ काम करता हूँ। मालिक लोग अगर ना चाहें तो मैं किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। यह मेरी नौकरी का सवाल है। अनिका उस सिक्योरिटी गार्ड की बात समझ सकती थी। अनिका समझ चुकी थी उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलने वाली थी। मगर इससे पहले कि अनिका अपनी गाड़ी रिवर्स लेती, एक तेज गाड़ी अनिका के बगल में आकर खड़ी हुई। जब उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे उतारकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह गेट खोले ताकि वह अंदर जा सके, तब सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को देखकर सलाम करते हुए कहा, मैडम, यह मैडम भी आपकी बहन हर्षिता से मिलने आई है। मगर जब मैंने ऊपर कॉल किया तो उन्होंने इन्हें ऊपर भेजने से मना कर दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की से बात की तो अनिका की नज़र अपनी बगल में खड़ी कार ड्राइव कर रही लड़की पर पड़ी। उसकी शक्ल काफ़ी हद तक हर्षिता से मिलती थी। दिखने में भी वह लगभग हर्षिता की उम्र की लग रही थी। उस लड़की ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या तुम मेरी बहन हर्षिता को जानती हो? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी वह वॉचमैन दूसरी कार को ड्राइव कर रही लड़की के पास जाकर धीमी आवाज में कहने लगा, मैडम, ऊपर हर्षिता मैडम के ससुराल से उनकी सास आई हैं। लगता है ऊपर कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त हर्षिता मैडम की दोस्त को ऊपर जाने देना सही नहीं होगा। कार ड्राइव कर रही लड़की ने अनिका की ओर देखकर वॉचमैन से कहा, अब जो कुछ भी हो रहा है कुछ ही दिनों में सभी को पता चल जाएगा। हर्षिता की दोस्त से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, उसे अंदर जाने दो। यह बात सुनते ही वह सिक्योरिटी गार्ड तेजी से दौड़कर अपने केबिन में गया और बिल्डिंग के अंदर जाने का गेट एक बटन के जरिए खोल दिया। अनिका उस लड़की की कार के पीछे पीछे ड्राइव करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंची। दोनों लड़कियों ने कार अगल बगल में पार्क की। उस लड़की ने अपनी कार से उतरकर अनिका की ओर देखकर कहा, चलो मेरे साथ। वो दोनों तेजी से पार्किंग लॉट से निकलकर लिफ्ट की ओर जाने लगी। अनिका भी ठीक उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब दोनों एक साथ लिफ्ट में ऊपर गईं तो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका के कानों पर सुगंधा की तीखी आवाज पड़ने लगी। सुगंधा किसी से कह रही थी, देखो अब यह रिश्ता खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। 3 साल तक हमने इस लड़की को हमारे घर में बर्दाश्त किया है। अब आप लोग अपनी इस लड़की को अपने पास रखें। इस लड़की ने बहुत दुख दिए हैं हमें, मगर अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक बहू का फर्ज होता है कि वह अपने ससुराल आकर अपने खानदान के वंश को आगे बढ़ाएं। मगर इस लड़की के आने के बाद तो जैसे हमारे खानदान का वंश मानो सूख पड़ गया था। मगर चलो, ऊपर वाला भी जब इंसाफ करता है तो खूब करता है। देर से ही सही, मगर उसने हमारी बात सुनी और आज हमारा बेटा बाप बनकर हमारे खानदान को वारिस देने जा रहा है। चलो, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ संबंध बनाए, बावजूद इसके कि आपकी बेटी से उसकी शादी हुई थी। मगर वह क्या करता? आपकी बेटी तो हम सबके अरमानों पर पानी फेरने में तुली थी। अब चुपचाप यह तलाक हो जाए, उसमें ही हम सबकी भलाई है। और हाँ, यह मत समझना कि तलाक देने के बाद हमारे खानदान में आपकी बेटी का कोई भी हिस्सा रहेगा। हम इसे पैसे भी नहीं देने वाले, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आप लोगों ने लालच में आकर ही
आपकी बेटी की शादी हमारे खानदान में करवाई थी और आपकी बेटी की कमजोरी को छुपा कर रखा था। हमें शादी से पहले यह नहीं बताया गया था कि आपकी बेटी बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है। एक बांझ को हमारे गले बांधना चाहते थे आप लोग, मगर अब हमें इस भूल को अपने सर पर ज़्यादा दिनों तक लादने की ज़रूरत नहीं है। रखो इसे अपने पास और बांधो जिसके गले में बांधना है। हम यह बोझ अपने गले पर लटका कर नहीं घूमने वाले। सुगंधा बिना सांस लिए तेजी से एक के बाद एक इल्जाम साहनी परिवार पर डालती जा रही थी। हर्षिता की मां अरुणा साहनी काफी देर से सुगंधा की हर बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही सुगंधा ने अपनी बात पूरी की, अरुणा ने सुगंधा से कहा, देखिए यह ठीक नहीं कर रही हैं आप। एक तो आपके बेटे ने शादी के बाहर किसी और लड़की के साथ रिश्ता बनाया और आप यह तलाक की बात कर रही हैं ताकि आपका बेटा उस औरत को मेरी बेटी की जगह घर ले आए जिसके साथ उसने शादी में होने के बावजूद रिश्ता बनाया। आखिर क्या बिगड़ा है हमारी बेटी ने आप लोगों का? क्या वह आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती? क्या उसका किसी के साथ बाहर कोई चक्कर चल रहा है? आखिर क्या वजह है आपके पास मेरी बेटी को इस तरह जलील करके अपने घर से निकालने की? अगर आपने ऐसा किया तो समाज में हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी बेटी अभी जवान है, पूरी उम्र पड़ी है उसके सामने। आपकी इस नाइंसाफी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हर्षिता की मां इस बात का जवाब देते हुए सुगंधा से कहा, बर्बाद तो तुम्हारी बेटी करना चाहती थी हमारे पूरे वंश को। यह तो भला हुआ कि मेरे बेटे ने इस लड़की को पहचान लिया और पहले ही इस लड़की से छुटकारा पा लिया, वरना आज तक मैं तो अपने पोते के लिए तरसती ही रहती। जैसे ही सुगंधा ने यह सारे इल्जाम हर्षिता की मां अरुणा पर लगाए, उनका सर शर्म से झुक गया। आसपास वाले बड़े ही ध्यान से सुगंधा की बातें सुन रहे थे। भले ही सबका दरवाजा बंद था, मगर अरुणा अच्छी तरह से जानती थी कि सभी लोग बड़ी ही उत्सुकता से उनके घर के बाहर होने वाली सारी बातें सुन रहे थे। अनिका ने ठीक बगल में खड़ी हर्षिता की बहन चांदनी यह सारी बातें ठीक सुगंधा के पीछे खड़ा होकर सुन रही थी। तभी सुगंधा के मुंह से एक बात निकली जो चांदनी के बर्दाश्त के बाहर हो गई। सुगंधा ने अरुणा के सामने देखकर कहा, रख लीजिए अपनी बांझ को अपने घर पर, मगर एक बात कह देती हूँ, किसी और के गले में यह बांझ को बांधने से पहले उसे बोल देना कि यह वह मुर्गी है जो कभी अंडा नहीं दे सकती। ये वो बंजर जमीन है जिस पर कभी कोई जीवन पनप नहीं सकता। सुगंधा के मुंह से जैसे ही यह बात निकली, चांदनी अपनी बहन हर्षिता और अपनी मां अरुणा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर चांदनी ने सुगंधा से कहा, देखो आंटी, अब बहुत हो गया आपका। एक तो आपका बेटा शादीशुदा जिंदगी जीने के बावजूद बाहर किसी के साथ अफेयर करता है और बजाय इसके कि आप अपने बेटे को डांट फटकार लगाएं, आप उल्टा मेरी बहन को भला बुरा सुना रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, एक औरत होने के नाते एक मर्द के इस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट करते हुए। इससे पहले कि सुगंधा चांदनी की इस बात का जवाब दे पाती, चांदनी ने उसे बोलने से रोकते हुए कहा, और एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरी बहन बांझ है और वह बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी झूठी बातें फैलाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे मेडिकल रिपोर्ट हैं जिसमें यह लिखा गया है कि मेरी बहन बच्चा देने के लायक नहीं है, तो आकर हमें दिखाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बिना किसी सवाल के अपनी बहन के सारे अधिकारों को भूल जाऊंगी। मगर एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मैं आपके ऊपर मानहानि का ऐसा मुकदमा चलाऊंगी कि आपके साथ पूरे के पूरे पुश्ते इसका मुआवजा चुकाते चुकाते हमारी गुलाम बन जाएंगे। चांदनी की तीखी और कड़क आवाज में गजब की सच्चाई छुपी थी। अनिका चांदनी के इस तेवर को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई। चांदनी ने जैसे ही यह बात कही, सुगंधा की बोलती बंद हो गई। कुछ देर तक सुगंधा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान कुछ बोलना चाह रही थी, मगर उसका शरीर उसकी जबान का साथ नहीं दे रहा था। अचानक सुगंधा को ऐसे लगने लगा था कि जैसे उसकी जबान को उसके शरीर के अंदर से कोई खींच रहा था और उसे बोलने से रोक रहा था। चांदनी की आंखों में गजब की एनर्जी थी। चांदनी अपनी रोती हुई बहन और मां के सामने खड़ी होकर सुगंधा को बिना डरे फेस कर रही थी। घर पर चांदनी और हर्षिता के पापा मौजूद नहीं थे, जिसका सुगंधा खूब फायदा उठा रही थी। चांदनी हर्षिता की बड़ी बहन थी और अपनी छोटी बहन की इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुगंधा अब
यह बात अच्छी तरह जानती थी कि चांदनी काफ़ी तेज लड़की थी। वह किसी की बात के दबाव में नहीं आती थी, अपनी बात बिल्कुल बेबाक तरीके से सबके सामने रखती थी। इसलिए कहीं न कहीं सुगंधा को चांदनी से बात करने में भी डर लग रहा था। इसलिए अटकती हुई आवाज़ में उसने चांदनी की ओर देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तरुण और हर्षिता का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हम बहुत जल्द तलाक का नोटिस तुम्हारे घर भिजवा देंगे। तरुण, जो ठीक सुगंधा के पीछे खड़ा था, वह ये सारी बातें बड़े आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ सुन रहा था। औरतों के बीच में हो रहे तमाशे को तरुण बड़े ही मजे से देख रहा था। तरुण के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी देख रहा हो। सुगंधा ने जैसे ही डिवोर्स की बात कही, हर्षिता सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी चांदनी ने हर्षिता के दोनों कंधे पकड़कर हर्षिता को जोर से हिलाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? वो भी ऐसे पति के लिए जो तुम्हारी पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ संबंध बनाता है। ऐसे चीटर से छुटकारा मिले तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। इस तरह बच्चों की तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। कौन से जमाने में जी रही हो तुम? अगर ऐसा घटिया पति तुम्हें तलाक की उम्मीद करता है तो उसे खुशी खुशी तलाक दे दो। अरे तुम जैसी खूबसूरत और सुशील लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, और ऐसे घटिया पति से तो लाख गुना अच्छा लड़का तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगा, जो तुम्हें प्यार भी करेगा और तुम्हारी इज्जत भी करेगा। हर्षिता चांदनी की बात अच्छी तरह समझ रही थी, मगर किसी तरह वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए हर्षिता ने अपनी बहन चांदनी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। जैसे ही अपनी बहन की रजामंदी मिली, चांदनी ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, मेरी बहन तुम्हारे बेटे को डिवोर्स देने के लिए तैयार है, मगर तुम्हें इसके बदले में हमें मुआवजा देना होगा। सुगंधा ने कुछ देर सोचने के बाद पलटकर जवाब देते हुए चांदनी से कहा, मुआवजा तो तुम्हें सिंघानिया परिवार को चुकाना होगा। शादी के वक्त हमने तुम लोगों को तुम्हारी इस बांझ बहन के लिए पैसे दिए थे, वह पैसे सूद समेत तुम लोगों को हमें लौटाना होगा। सुगंधा की यह बात सुनकर खुद अनिका भी हैरान रह गई। हर्षिता और तरुण की शादी के वक्त सिंघानिया परिवार ने हर्षिता के पापा किशोर साहनी को पैसे देकर उनके बिजनेस में उनकी कुछ मदद की थी। यह बात हर्षिता और बाकी परिवार वाले भी अच्छी तरह से जानते थे। जब सुगंधा ने यह बात आवाज चढ़ाकर सबके सामने कही तो हर्षिता के साथ साथ हर्षिता की मां का भी सर शर्म से झुक गया। हर्षिता की बहन चांदनी ने बिना हिचकिचाहट सुगंधा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, तुम बस हमें डिवोर्स पेपर पर तुम्हारे बेटे की दस्तखत दे दो, उसके बाद हम तुम्हें वह पैसे भी सूद समेत लौटा देंगे। चांदनी की बातों में अकड़ देखकर सुगंधा के पीछे खड़ा तरुण भी आगे आकर चांदनी से कहने लगा, इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें? तुम्हारे पापा ने हमसे पैसे लिए थे, तुम्हारी बहन हमारे खानदान को बच्चा नहीं दे पा रही है, इसके बावजूद तुम इस तरह हमसे बातें कर रही हो। चांदनी तरुण की बातों से घबराने वाली नहीं थी। चांदनी ने चुटकी बजाकर तरुण की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो तरुण, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारी लवर जिनी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके चाल चलन के बारे में पूरे शहर को पता है। इस तरह की लड़की के लिए तुम मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, इस बात का तुम्हें एक दिन जरूर पछतावा होगा, मगर उस दिन तुम अगर अपनी नाक भी हमारी चौखट पर रगड़ोगे तब भी हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। चांदनी जब तक उनके साथ इस तरह बात कर रही थी तब पीछे खड़ी हर्षिता जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगी। वह अपनी बड़ी बहन चांदनी को तरुण के साथ इस तरह बात करने से रोकना चाहती थी, मगर चांदनी आज किसी की बात नहीं सुनने वाली थी। अनिका ठीक तरुण के पीछे खड़ी सारी बातें गौर से सुन रही थी। अनिका जानती थी कि चांदनी चाहे कितनी भी ऊंची आवाज में बातें कर रही थी, मगर वह जो कुछ भी कह रही थी उसमें एक सच्चाई थी। तरुण की मां सुगंधा ने चांदनी की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, इस मामले को जितनी जल्दी रफा दफा कर दो, दोनों परिवारों के लिए अच्छा है। जो कुछ भी हुआ उसका दोष हम तुम्हारी बहन पर नहीं डालेंगे, मगर एक बात याद रखना कि डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद तुम लोग हमें सूद समेत पैसा लौटा दोगे और उसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे के किसी के सामने बुराई नहीं करेंगे। अगर हमें पता चला कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने हमारे परिवार को नीचा दिखाने के लिए शहर में कोई बात कही है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
चांदनी ने भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर सुगंधा से कहा, हम भी तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझा देते हैं। यह मत समझना कि हम लड़की वाले हैं तो चुपचाप तुम्हारी हर बात मनमानी सहल कर लेंगे। तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलकर रहेगी, चाहे यह सजा उसे हम दें, अदालत दे या ऊपर वाले दें। तुम्हारे बेटे को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद चांदनी, हर्षिता और सुगंधा ने आपस में बैठकर डिवोर्स की तारीखें और सारी प्लानिंग तय कर ली। तब सुगंधा अपने बेटे तरुण को लेकर वहां से चली गई तो हर्षिता जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। हर्षिता को सहारा देते हुए चांदनी ने उसे पास के सोफे पर बिठाया और कहा, बंद करो यह रोना धोना। किस बात के लिए रो रही हो तुम? एक ऐसे पति के लिए आंसू बहा रही हो जिसे तुम्हारी कोई कदर नहीं। किस जमाने में जी रही हो तुम? एक लड़की होना कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। पापी तो वह है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद एक गैर लड़की के साथ संबंध बनाए। आंसू तो उस लड़की को बहाने चाहिए जिसने इतने पवित्र रिश्ते को दागदार किया है। खबरदार, अगर तुमने आंसू बहाए तो कल से मुझे बहन कहकर मत बुलाना। रोती हुई हर्षिता ने गहरी सिसकियां लेते हुए अपनी बहन की गोद में सर रखते हुए कहा, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे अंदर ही खोट होगी, इसलिए मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। अगर मैं पहले ही माँ बन गई होती तो शायद आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह सारी गलती मेरी है। तभी हर्षिता की माँ ने हर्षिता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तरुण खुद चलकर तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ मांगने आएगा। उसे एक दिन जरूर अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुम्हें फिर से तुम्हारे सारे अधिकार देकर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाएगा। तभी अचानक अनिका ने घर के अंदर आकर हर्षिता की माँ से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा और उस दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसमें हर्षिता की कोई गलती नहीं है। अनिका की बात सुनकर चांदनी और हर्षिता की माँ अरुणा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका को अपने घर में देखकर हर्षिता अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका की ओर जाकर कहने लगी, अनिका जी आप यहाँ? अनिका ने हर्षिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है और अपने आप को दोषी मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। पछतावा तो उस आदमी को होना चाहिए जिसने तुम जैसी लड़की को धोखा दिया है। हर्षिता की बहन और माँ अनिका को देखकर काफी हैरान थे। वह लोग नहीं जानते थे कि अनिका कौन थी, मगर अनिका की बातों से उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि हर्षिता और अनिका एक दूसरे को पहले से जानते थे। हर्षिता की बहन चांदनी ने आगे बढ़कर अनिका से पूछा, आप कौन हैं और यह सब कुछ कैसे जानती हैं? अनिका ने चांदनी की ओर देखकर कहा, मैं हर्षिता को अभी कुछ देर पहले मिली हूँ। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और हर्षिता की सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अनिका डॉक्टर है। यह बात सुनकर चांदनी और हर्षिता की माँ दोनों अनिका की बातों को ज़्यादा सीरियसली सुनने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए यह सारा मामला तब शुरू हुआ जब तरुण को इस बात का पता चला कि उसका जिस लड़की के साथ अफेयर है वह प्रेग्नेंट है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जीनी के पेट में जो बच्चा है वह तरुण का है और इसीलिए वह लोग हर्षिता को अब तलाक देना चाहते हैं। मगर उन्हें यह बात अब तक नहीं पता है कि जीनी के पेट में जो बच्चा है उसका बाप तरुण नहीं है। अनिका ने जब यह बात कही तब अचानक ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर्षिता के मुंह से निकल रही सिसकियां अचानक गायब हो गई। चांदनी और हर्षिता की माँ भी चौंक गए थे, मगर चांदनी ने किसी तरह यह बात सुनने के बाद सबसे पहले अपने होश संभालते हुए अनिका से पूछा, यह क्या कह रही हैं आप और क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? अनिका ने जवाब में अपना फ़ोन चांदनी को दिखाते हुए कहा, मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे ईमेल में इस वक्त उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट है जिसका तरुण के साथ अफेयर बताया जा रहा है, पर हमको आज सुबह पता चला कि जेनी प्रेग्नेंट है। जब मैंने उस हॉस्पिटल स्टाफ के साथ पूछताछ करवाई तब मुझे पता चला कि जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह 3 महीने का है, पर तरुण को जेनी ने ये बताया है कि वह 1 महीने से प्रेग्नेंट है। इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है और इसलिए मैं यहाँ हर्षिता से मिलने आई हूँ। यह कहने के बाद अनिका हर्षिता के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से हर्षिता से पूछने लगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 3 महीने पहले तरुण कहाँ था? हर्षिता ने कुछ सोचकर जवाब देते हुए कहा, 3 महीने पहले वो फ्रांस गए थे। उनकी कंपनी की एक ब्रांच फ्रांस में है।
जहां अकाउंट में किसी ने कोई गड़बड़ी की थी, जिसे सॉल्व करने के लिए तरुण खुद वहां गए थे। वो लगभग 30 से 40 दिन वहां रहे थे। जब अनिका ने हर्षिता का यह जवाब सुना तो कुछ सोचते हुए अनिका ने हर्षिता से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की जेनी भी उस वक्त तरुण के साथ थी या नहीं? अनिका का सवाल सुनकर फिर से हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए। वह फिर से हल्की हल्की सिसकियां लेकर रोने लगी। तभी हर्षिता की बहन चांदनी उसके पास आई और कहने लगी, ये क्या लगा रखा है तुमने? बार बार छोटी बच्ची की तरह रोने लगती हो। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो। इस तरह एक चीटर के लिए आज आंसू बहाओगी तो यह जमाना तुम्हें कभी जीने नहीं देगा। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम उस इंसान के लिए आंसू बहा रही हो जिसके लिए तुम्हारी आंखों में इस वक्त गुस्सा होना चाहिए। चांदनी की बात सुनकर अनिका एक बात अच्छी तरह समझ गई थी कि दोनों बहनों के बीच में काफी फासला था। उम्र में लगभग दोनों बराबर की ही थी। हो सकता था कि चांदनी हर्षिता से 1-2 साल बड़ी हो, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। हर्षिता ऐसी लड़की थी जिसे समाज, परिवार की आबरू, इन सारी चीजों की काफी फिक्र थी, जबकि चांदनी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़की थी। चांदनी की सोची थी कि आज के जमाने में लड़का और लड़की दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं था। अगर लड़का गलती करता है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक लड़की को दी जाती थी। शादी के बाहर संबंध बनाने पर चांदनी ने अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए, मैं हर्षिता की बहन हूँ। उस टूर के बारे में हर्षिता ने मुझे बताया था। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त वो जेनी तरुण के साथ फ्रांस गई थी। उस बिजनेस ट्रिप पर तरुण अकेला ही गया था और अभी 2.5 महीने पहले एक सोशल गैदरिंग में मैंने खुद उस लड़की जेनी को एक पार्टी में देखा था। जैसे ही अनिका ने चांदनी की यह बात सुनी, अनिका ने चांदनी और हर्षिता की माँ की ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब तो साफ है आंटी, जो बच्चा जेनी के पेट में है वह तरुण का नहीं है। अनिका की यह बात सुनते ही चांदनी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। तुमने यह खबर हमें सुनाकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। जेनी के पेट में जो बच्चा है वह तरुण का नहीं है। यह बात जब उन लोगों को पता चलेगी तब उनका मुंह देखने के लायक होगा। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही, पीछे खड़ी चांदनी की माँ अरुणा ने जोर से चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। चांदनी हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। चांदनी और हर्षिता की माँ अरुणा ने गुस्से से चांदनी की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी छोटी बहन का बसा बसाया संसार बर्बाद करने आई हो। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो बजाय इसके कि वो आग लगी है उसे बुझा दी जाए, तुम आग में तेल डालने का काम कर रही हो। इसके बाद अरुणा ने हर्षिता को समझाते हुए कहा, देखो, ये काम करो, तुम अभी के अभी अपने घर वापस चली जाओ और अपनी सास और बाकी परिवार वालों से कह दो कि जेनी तरुण को बेवकूफ़ बना रही है। जब उन लोगों को असलियत पता चलेगा तब उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होगी और वह लोग तुम्हें दोनों हाथों से गले लगा लेंगे। फिर बेटा, इस बार तो वो लोग तुम्हें पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह लोग तुम्हें अब और परेशान नहीं करेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर चांदनी का सर शर्म से झुक गया, मगर एक लंबी सांस छोड़ते हुए चांदनी ने अपनी माँ से कहा, किस तरह की औरत हो तुम? अपनी बेटी को किस तरह की सीख दे रही हो? बजाय इसके कि तुम उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहन दो, तुम उसे उन लोगों के सामने घुटने टेकने का मशवरा दे रही हो, वह भी उस इंसान के सामने जिसने मेरी बहन को इतना बड़ा धोखा दिया है। माँ, तुमने बेटी पैदा की है, कोई पाप नहीं किया है। चांदनी की इस बात का जवाब देते हुए अरुणा ने कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमाग तो बचपन से खराब है। अब अपनी बहन का दिमाग खराब मत करो। क्यों अपनी बहन का घर उजाड़ने पर तुली हो? ऐसी बातों का चुपचाप दबा देना ही अच्छा होता है। इसके बाद अरुणा हर्षिता की ओर मुड़कर कहने लगी, जाओ बेटा, अभी तुम्हारे घर वापस जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। तभी अचानक चांदनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखो हर्षिता, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो आज के बाद मुझे अपनी बहन कहकर मत बुलाना। अगर तुमने फिर से उस परिवार के साथ और उस नालायक तरुण के साथ रिश्ता जोड़ा तो अपनी इस बहन के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना। अपनी बहन की इस तरह की बात सुनकर हर्षिता ने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा और मन ही मन एक फैसला लेते हुए अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। मैं उस आदमी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगी
और तो और मैं उस आदमी के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए तुम्हारे साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। हर्षिता और चांदनी की माँ ने इस बात का विरोध जताते हुए हर्षिता से कहा, देखो, शादी एक मंदिर के समान है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी बहन तो सरफिरी है, तुम्हें भी गलत रास्ते पर ले जा रही है। मेरी मानो तो किसी तरह इस बात पर मिट्टी डालो और तरुण के इस रिश्ते को स्वीकार करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अपनी माँ की ऐसी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए चांदनी ने अपनी बहन से कहा, हमारी माँ हमें कमज़ोर बनाना चाहती है, मगर इतना याद रखना कि अगर आज तुम कमज़ोर पड़ी तो जिंदगी भर वह लोग तुम्हें गुलाम बनाकर रखेंगे। मैंने सब कुछ सोच लिया है। तरुण जेनी के बच्चे का बाप नहीं है, यह बात हम लोग इस वक्त उन्हें नहीं बताएंगे। वो लोग डिवोर्स देना चाहते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। इस वक्त अगर हम लोगों ने उन्हें बता दिया कि जेनी के पेट में जो बच्चा है उनका खून नहीं है, तो हो सकता है वह लोग डिवोर्स ना लेना चाहे, मगर हम कुछ वक्त तक यह बात उनसे छुपा कर रखेंगे। तब तक मैं यह पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर जेनी के पेट में जो बच्चा है वह किसका है। मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो लोग जेनी को अच्छी तरह से जानते हैं। उनके थ्रू आज नहीं तो कल इस बात का पता जरूर लग जाएगा कि जेनी तरुण को धोखा देकर किसके साथ अफेयर में है। चांदनी की प्लानिंग सुनकर हर्षिता और चांदनी की माँ अरुणा ने चांदनी की ओर देखकर कहा, देखो, इस वक्त तुम काफी गुस्से में हो, मगर जरा ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ वक्त के लिए भूल जाओ कि तुम उस घर की बहू हो। मगर यह बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिंघानिया परिवार कितना पावरफुल परिवार है। मारवा खानदान का हाथ है उनके सर पर। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि वह लोग क्या कर सकते हैं हमारे साथ। चांदनी ने फिर से अरुणा की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और अनिका की ओर मुड़कर चांदनी ने अनिका से कहा, देखिए, कुछ दिनों तक आपको भी हमारा साथ देना होगा। हो सकता है कि सिंघानिया परिवार हमारा बदला लेने के लिए आपको भी टारगेट बनाए। जैसे ही चांदनी ने अनिका से यह बात कही, हर्षिता ने चांदनी का हाथ पकड़कर अपनी बहन और अपनी माँ को अनिका के बारे में सब कुछ बताया। अनिका मारवा खानदान के साथ जुड़ी थी। यह बात सुनकर चांदनी और अरुणा दोनों हैरान रह गए। अनिका ने चांदनी की ओर देखकर कहा, देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस बात को मैं भी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी जब तक आप लोग मुझसे नहीं कहते। अनिका को कहीं न कहीं चांदनी की प्लानिंग पर पूरा भरोसा था। अनिका जानती थी कि चांदनी जो कुछ भी कर रही थी वह बिल्कुल सही था। जो लोग आज के जमाने में औरतों को पांव की जुत्ती समझते हैं, उनके सर पर अगर जूता पड़े तो इस बात में अनिका भी चांदनी के साथ देने के लिए तैयार थी। चांदनी ने पहली बार अपनी आवाज में नरमी लाती हुई अनिका से कहा, बड़े खानदान में हमारी बहन को ब्याहने के चक्कर में काफी जुल्म सहे हमारे परिवार ने और मेरी बहन ने। जब तरुण सिंघानिया के साथ हर्षिता की शादी की बातचीत चल रही थी, तब हमने भी सुना था कि तरुण ने 20 साल की उम्र में किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। उसके बाद उसने उसे अपनाने से मना कर दिया था, मगर उस वक्त सिंघानिया परिवार ने हमें यह भरोसा दिलाया था कि बड़े खानदान का लड़का होने की वजह से उस नीचे खानदान की लड़की ने तरुण को फंसाने के लिए झूठ बोला था। यह सब उस लड़की और उस परिवार वालों की साजिश थी तरुण के खिलाफ। उस लड़की या उसके परिवार वालों के पास कोई सबूत भी नहीं था। वह लड़की अवर्सन करवा चुकी थी और न जाने क्यों अचानक ही उस लड़की ने तरुण के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दिया था। हमें लगा था कि हो सकता है कि सिंघानिया परिवार के साथ जुड़ने के लिए उस लड़की ने सचमुच कोई तरकीब आजमाने की कोशिश की हो, जिसमें वह नाकामयाब रही थी। मगर आज तरुण इस तरह का बर्ताव देखने के बाद मुझे भी लगता है कि वह लड़की बिल्कुल सही कह रही थी। यह रिश्ता करके हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं, मगर जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर जो होने वाला है उस पर तो काबू पाया जा सकता है ना। मैं मेरी बहन को अब ज़्यादा दिन उस नर्क में नहीं रहने दे सकती। चांदनी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। नंबर आउट ऑफ कंट्री का लग रहा था। अनिका ने चांदनी को इशारा करते कहा कि उसे यह कॉल लेना होगा। उसके बाद चांदनी, हर्षिता और उनकी माँ अरुणा से कुछ दूरी पर जाकर अनिका ने वह कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही आशीष डोगरा की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष दबी हुई आवाज़ में अनिका से कह रहा था, हेलो अनिका, मैं आशीष बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि रोहित मारवा का एक नाजायज बेटा भी है जिसका नाम है अलेक्जेंडर।
अनिका हैरानी से आशीष डोगरा की बात सुनने लगी। अनिका जानती थी कि आशीष इस वक्त क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के साथ मिल चुका था। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास अलेक्जेंडर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। आशीष की बात सुनकर अनिका खुद हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि आशीष स्पेशल डिपार्टमेंट का अंडरकवर ऑफिसर बनकर इस वक्त क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के साथ काम कर रहा था। अनिका यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि जरूर अब तक आशीष ने अलेक्जेंडर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की होगी, मगर अनिका किसी तरह आशीष को इस मामले से घसीटना नहीं चाहती थी। अनिका भले ही जल्द से जल्द इस बात से पर्दा उठाना चाहती थी कि अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ कौन थी, मगर वह यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि इस बात के लिए वह आशीष की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। मगर अनएक्सपेक्टेडली आशीष ने खुद अनिका को इस बात का खुलासा करने के लिए कॉल किया था। अनिका ने आशीष से पूछा, क्या जानते हो तुम अलेक्जेंडर के बारे में? अनिका सवाल पूरा करे इससे पहले आशीष डोगरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि अलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर ने हेडक्वार्टर्स के किसी कमरे में इतने सालों से रखा था, इसलिए मैंने आज तक कभी अलेक्जेंडर को देखा नहीं था। मगर अभी कुछ दिन पहले क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के साथ जो बातचीत की उसके बारे में मुझे पता चला है। बातचीत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ रश्मि नहीं थी। अनिका को पहले ही इस बात का शक था कि रश्मि अलेक्जेंडर की जन्म देने वाली माँ नहीं थी, मगर वह आशीष के मुंह से इस बात का सबूत सुनना चाहती थी। आशीष ने अनिका से कहा, जब क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर से बात कर रहा था तो क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर से कहा कि उसे किसी भी तरह रश्मि को छुड़ाना होगा, जिसके जवाब में अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर से कहा, क्यों, मैं उस औरत की जान क्यों बचाऊं जो मेरी जन्म देने वाली माँ ही नहीं है, वह सिर्फ आपकी बहन है। नन्हे अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने उनसे कहा, ठीक है, तो कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए कि किसी तरह इतना ख्याल रखो कि वह जिंदा रहे। इसका मतलब साफ है कि अलेक्जेंडर यह बात अच्छी तरह जानता है कि रश्मि उसको जन्म देने वाली माँ नहीं है। भले ही अनिका ने यह बात पहले ही गेस कर ली थी कि रश्मि अलेक्जेंडर की माँ नहीं थी, मगर आशीष ने जो सबूत दिया था उससे इस बात पर कंफर्मेशन हो गई थी कि अलेक्जेंडर रश्मि का बेटा नहीं था। मगर किसी भी हालत में अनिका को अभी और कुछ दिन इंतजार करना था, यह बात जानने के लिए कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ खुद अनिका थी या नहीं। राजलक्ष्मी अलेक्जेंडर के शरीर में आए डीएनए स्ट्रक्चर के चेंज को ट्रेस करके उसकी असली डीएनए स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक बार यह हो जाए तो उसके बाद अलेक्जेंडर के ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर के साथ रोहित और अनिका का डीएनए स्ट्रक्चर मैच किया जाता और तभी पता चलेगा कि रोहित और अनिका वाकई में अलेक्जेंडर के माँ बाप हैं या नहीं। अनिका जानती थी कि ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बचपन से अलेक्जेंडर को जो इंजेक्ट किया गया था उसकी वजह से उसके डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आए थे। मगर वह जानती थी कि राजलक्ष्मी कभी न कभी अलेक्जेंडर के ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर तक जरूर पहुंच कर रहेगी। जैसे ही आशीष की बात पूरी हुई, अनिका ने आशीष को थैंक्स कहा। अनिका की आवाज़ जैसे ही आशीष के कानों पर पड़ी, आशीष ने सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे डिनर पर ले जाना होगा। आशीष ने न सिर्फ पिछले दिनों में अनिका की काफ़ी मदद की थी, मगर वह अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा रहा था। अनिका आशीष की इस बात को टाल नहीं पाई और जवाब देते हुए अनिका से कहा, ठीक है, आप जब वापस दिल्ली आएंगे तो जरूर साथ चलेंगे। अनिका की बात सुनते ही आशीष फोन पर बिल्कुल खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष अनिका के साथ इस बातचीत को कुछ और देर जारी रखना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका के साथ क्या बात करे। फिर अचानक ही आशीष ने कुछ याद करते हुए अनिका से कहा, वैसे डोगरा परिवार ने तुम्हारे साथ पिछले दिनों जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अनिका ने कभी भी डोगरा परिवार से नफरत नहीं की थी, हालांकि अब तो वह यह भी जानती थी कि कहीं न कहीं उनके जिंदा होने की एक वजह डोगरा परिवार ही थी। अगर वह लोग नहीं होते तो न जाने गौतम गुलेरिया अनिका को बचपन में खाना भी नहीं देता कि नहीं। अगर
अब अनिका जानती थी कि आशीष बस बहाना ढूंढ रहा था किसी तरह अनिका के साथ बात को आगे खींचने का। फोन कॉल के दरमियान अनिका ने इस बात को भी नोटिस किया था कि आशीष की खांसी काफी कंट्रोल में आ चुकी थी। अनिका ने चुप्पी तोड़ते हुए आशीष से कहा, आपकी खांसी अभी काफी कंट्रोल में आ चुकी है, मुझे लगता है। आशीष ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, सब आपकी दुआओं का नतीजा है। दवा के बारे में सुनते ही अनिका को एक बात याद आई। अनिका ने आशीष से कहा, मैंने आपके लिए कुछ और दवाई बनवाई है। मैंने सोचा था मैं खुद ही आपको वह दवाइयाँ दूंगी, मगर हम मिल सके उससे पहले तो आप यहाँ से चले गए। आशीष ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, ठीक है, तो वह दवाइयाँ तुम मुझे इंटरनेशनल कुरियर के जरिए भिजवा देना। इसके बाद आशीष जानता था कि उसके पास अनिका के साथ बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं था। आशीष ने अनिका से कहा, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेजता हूँ, तुम्हारी दवाई का इंतजार रहेगा। यह कहने के बाद आशीष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आशीष ने अनिका को अपना एड्रेस भेज दिया। जैसे ही अनिका को आशीष का एड्रेस मिला, अनिका ने वही मैसेज श्वेता को फॉरवर्ड कर दिया। अनिका ने आशीष को भेजे हुए मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। श्वेता को मैसेज भेजने के बाद अनिका ने अपना फ़ोन अपने पर्स में रख लिया। यूरोप के एक देश में एक काफ़ी वेल डेकोरेटेड कमरे में बैठे हुए आशीष ने अपना सर अपने सोफे की ब्रैकेट पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आशीष ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे अनिका का चेहरा नजर आने लगा। अनिका का चेहरा नजर आते ही आशीष ने अपनी आंखें धीमे से खोल दी। अपने आप से बातें करते हुए आशीष कहने लगा, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, मगर तुम्हारी दवाई से ज़्यादा मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। आशीष अच्छी तरह जानता था कि उसके पास अब जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था, मगर मरने से पहले आशीष एक बार अनिका का चेहरा देखना चाहता था। कहीं न कहीं उसे यह उम्मीद थी कि उसकी यह आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी।